इन्वेस्टमेंट आइडिया लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, आपके पास ऑप्शन नहीं है, खरीदारी की राय बता सकते हैं आप, कौन सा स्टॉक कराएगा कमाई, बताइए सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। और आपने सही कहा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मेरे को खरीदारी की सलाह देनी है। और मैं ये समझ के चलता हूँ कि बाजार देर सवेर सुधरेगा, क्योंकि बाजार की एक खासियत है कि देर सवेर ट्रेंड घूमती जरूर है, फिर वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ, और जब तक ना घूमे तब तक सिर्फ सब्र और नजर यही रखनी चाहिए। तो उसे देखते हुए सीमेंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देख रहे हो तो पिछली तिमाही में इन्होंने सिग्नल और टेलीकॉम का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया $12 बिलियन का, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन का। उसके बाद इन्होंने 9000 हॉर्स पावर की जो रेलवे लोकोमोटिव की प्रोडक्शन चालू कर दिया। पिछली तिमाही में ऑर्डर इनफ्लो बहुत अच्छे थे, 57 बिलियन के आसपास आए थे, जो कि 13% ईयर। और अभी भी आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें कि इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमोशन है, और मोबिलिटी जिसमें रेलवे और मेट्रो है, वहां से एक अच्छे ऑर्डर आ सकते हैं। बजट में कुछ नया एलोकेशन, कुछ नया अनाउंसमेंट आए तो वो एक एडेड ट्रिगर होगा। अदरवाइज भी मैं समझता हूँ कि स्टॉक में मध्यम अवधि के लिए बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। बहुत छोटी अवधि की बात करूं तो 3200 3250 का टारगेट हो सकते हैं, बट मेरी राय ये रहेगी कि इसमें कम से कम साल भर का नजरिया रखें और बने रहें। ओके, चलिए सीमेंस, अच्छा सीमेंस की बात हुई, एक बार BHEL का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। और बीरो देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस स्टॉक को लेकर कि आज का इसका चार्ट आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, है ना। आज का हाई है 285.5, आज का लो है 273, ठीक है। अब हम हैं 275 पर। हम डे लो पर हैं या डे हाई पर हैं? मिड में। हाँ, नहीं लेकिन कितना डाउट, मेरे ख्याल से बेटर था। हाँ नहीं लेकिन कितना दूर है उससे? हाई से ज़्यादा दूर है, लो से ज़्यादा दूर है? नहीं, हम हाई से ज़्यादा दूर है। हाई से ज़्यादा दूर है, लो के करीब ₹2 और नीचे आ गया तो डे लो लग जाएगा, है ना। तो दिक्कत तो है खैर यहाँ पर देखिए। और एट द एंड ऑफ द डे बस इसमें एक अच्छी चीज़, इसको क्यों न्यूट्रल लिया था आज, बाकी दो को रेड लिया था, इसको क्यों न्यूट्रल लिया था? क्योंकि इसमें वो ऑर्डर आया था उस वजह से। तो लेकिन इस चीज़ को मान लीजिए, अगर उस खबर का खंडन नहीं आया, चाइनीज़ जो न्यूज़ है उसका खंडन अगर नहीं आया, तो यहाँ से बड़ी डी रेटिंग हो सकती है स्टॉक में। वो रिस्क अभी भी रहेगा। अगर आप खरीद रहे हैं इस लेवल पर, वो रिस्क मानकर चलिएगा। इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आने चाहिए BHEL के, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे का आउटलुक क्या है ये इंपॉर्टेंट है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। राजेश अग्रवाल जी, BHEL पर क्या व्यू रहेगा? लीप ऑफ फेथ लेके बाइंग करेंगे या इसे रिस्क समझें? देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर यहाँ से और गिरावट आती है, और गिरावट से मेरा मतलब है कि अभी अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो 274-75 के आसपास चल रहा होगा। अगर ये किसी भी कारण से 250-60 में आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि आपने सही कहा कि चीन वाली जो न्यूज है ना, वो बहुत बड़ी न्यूज है। जब तक अगर उसका खंडन नहीं आता है या अ, उसे एक्सेप्ट किया कर लिया जाता है तो दिक्कत तो है। लेकिन अगर वो खंडन आता है तो एक बड़ी तेजी हो सकती है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो लगातार स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक हुए हैं। पाइपलाइन बहुत अच्छी है, चाहे वो थर्मल की हो, चाहे HVDC की हो, रिन्यूएबल की हो, एनर्जी की हो। कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 10 गीगावाट से 12 गीगावाट करने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तिमाही के नतीजे भी ठीक ठाक आए थे, जबकि एबिटा में तो बहुत बढ़िया बढ़त आई थी। तो मुझे लगता है कि 250-60 के लेवल्स में वहां पे थोड़ी हल्की बाइंग करनी चाहिए। इस वक्त थोड़ा इंतजार करें, 50-60 तक आता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। ओके, थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी कर सकते हैं BHEL पर फिलहाल। ये वोडाफोन आइडिया वाली खबर भी डिस्कस करनी थी, लेकिन वो हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मीनवाइल एक इंपॉर्टेंट खबर अब आ रही है, ये रॉयटर्स की तरफ से आ रही है। रॉयटर्स काफ़ी एक्टिव हो गया आजकल। वो ये कह रहे हैं कि RBI ने ऑब्जेक्शन लिए हैं कि मन्नापुरम में जो बेन का कंट्रोलिंग स्टेक है उसको लेकर। उसमें लेकिन एक और इंटरेस्टिंग लाइन भी जोड़ी गई है कि बेन इज एक्सप्लोरिंग अ फेज डाइवर्समेंट इन इंडियाज टाइगर कैपिटल। तो क्या ऑब्जेक्शन इस वजह से कि उनका टाइगर कैपिटल में स्टेक है, इस वजह से, या कोई और रीज़न है?
लेकिन देखिए आजकल ख़राब खबरों पे मार्केट बहुत शार्पली रिएक्ट करता है और मार्केट काफ़ी समय से वेट कर रहा था कि मन्नापुरम में वो आरबीआई का अप्रूवल आएगा, वो ओपन ऑफर का अप्रूवल आएगा, वो अब तक आया नहीं है वो आरबीआई का अप्रूवल। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो पेच फंसा हुआ था। और देखिए जहाँ पर भी ये आरबीआई और इस तरीके की अनसर्टेनिटी आ जाती है वहाँ पर थोड़ा सा मार्केट जो है केयरफुल हो जाता है। तो इस वजह से आप इस तरीके की डिक्लाइन देख रहे हैं। वैसे मार्केट का मूड माहौल इस तरीके का है आजकल, कोई भी हल्की सी नेगेटिव खबर आ जाए तो स्टॉक गिर जाता है। अब अगर ये उन्होंने ऑब्जेक्शंस रिजॉल्व कर लिए और अगर आरबीआई मान गई तो फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन तब तक के लिए एक अनसर्टेनिटी तो आई गई ना श्रेया। तो इसके लिए आई थिंक ये आप इस तरीके का रिएक्शन देख रहे हैं। राजेश जी, राजेश अग्रवाल जी, मन्नापुरम इस डिक्लाइन में आप खरीदेंगे या फिर अब थोड़ा सा पेंच फंसा है ये कहीं ना कहीं? देखिए, एक तो पेंच भी फंसा हुआ है, दूसरे पिछले कई दिनों से अच्छी खासी तेजी चल रही थी। मुझे लगता है वैल्यूएशन भी थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं। गोल्ड लोन में कंपनी है नो डाउट, और गोल्ड और सिल्वर अभी लाइमलाइट में बने हुए। थोड़ी देर पहले आप बता भी रहे थे कि ईटीएफ में किस तरीके की बढ़त हुई है, लेकिन इस वक्त मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ये कंसर्न छोटी हो सकती है क्योंकि बेन का, जैसा मैंने कहा कि एक और एनबीएफसी में स्टेक है वो टाइगर में, तो उसकी वजह से हो सकता है कि शायद आरबीआई ने एक ऑब्जेक्शन लिया हो। लेकिन और वो रॉयटर्स की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वो कंसिडर कर रहे हैं उसको विड्रॉ करने के लिए। स्टॉक में नज़र आ रही है। शुक्रिया आशीष, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये मामला। आई डोंट नो राजेश अग्रवाल जी, आपने कवर किया है कि एक समय पे काफ़ी बड़ा स्टॉक हुआ करता था ये, अब तो खैर भूल गए हैं लोग, लेकिन कोई व्यू है क्या इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से इसमें सेलिंग और आएगी, क्योंकि ये जो स्पेशल डिविडेंड का इंतजार में लोग बैठे रहते हैं और फिर अचानक से मैनेजमेंट कहता है कि नहीं, वो जो भी इनफ्लो आए हैं उसे हम नए बिजनेसेस में निवेश करेंगे। या कई बार हमने ऐसे भी पिछले कई वर्षों में ऐसे देखा है कि कई कंपनियां ऐसे कहती हैं हम फॉरेन में कंपनियां खरीद लेंगे, और ये वो फंड्स को उधर डाइवर्ट होता है, तो उसके बाद बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो अभी ये जो 37% की गिरावट आप बता रहे हो, मेरे हिसाब से ये और जाने वाला है। तो जिसके पास है एक बार निकलने की ही सलाह रहेगी। राजेश जी बताइए। अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाना चाहूंगा। एक बहुत अच्छे पीएसयू बैंक है, 2300 ब्रांचेस, 89% के आसपास गवर्नमेंट होल्डिंग है। वैल्यूएशन बहुत शानदार है, 7-7.5 की पी पे ट्रेड करता है। फिर रिटेल हो या एमएसएमई की ग्रोथ हो, कंसिस्टेंटली डबल डिजिट ग्रोथ इस सेगमेंट में दिखाई है इसने। एसेट क्वालिटी पूरे स्पेस में देखेंगे तो बहुत शानदार है। कासा रेशियो 55% के ऊपर है और पिछले कई तिमाहियों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फिर वो चाहे रिटेल एडवांसेस की हो, कॉर्पोरेट एडवांसेस की हो या कासा की हो, सब में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। फोकस इनका मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, फिनटेक वगैरह में भी अपने बढ़ावा देने का है। तो मुझे लगता है ये 70 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिड कैप फंडा में पसंद आ रहा है राजेश अग्रवाल जी को, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। चलिए, बहुत ही टायरिंग हफ्ता रहा वीकेंड पे, वाकई में इस बार कुछ ना कुछ तो अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी। राजेश जी बताइए, क्या देखें वीकेंड पे? अनुज जी, पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी थ्योरेटिकल रिलीज के लिए तो ठंडा ही कहा जा सकता है। इवन ओटीटी में भी कोई विशेष है नहीं, तो लगता है कि बाजार का प्रभाव वहां भी पड़ा हुआ है। हालांकि 2-3 मूवीज हैं जो ओटीटी पे रिलीज हो रही है, जैसे पहले तो दे दे प्यार दे 2, जो अजय देवगन, रकुल प्रीत सिंह, तब्बू और माधवन की थी, रोमांटिक कॉमेडी का सिक्वल है। और अब ये भारत में आकर के अपने पंजाबी पेरेंट्स को किस तरीके से मनाती है रकुल, उस पे है। इसके अलावा खंडा 2 है जो बालाकृष्ण नमोदरी की है और बहुत अच्छी एक्शन मूवी बन पड़ी थी, और एक्शन सीक्वल है ये पहले पार्ट का। तो ये 2 मूवीज है जो इंडियन है। इसके अलावा वेपन्स करके एक हॉरर स्टोरी है जो जैक ग्रेयर की 17 बच्चे अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं एक छोटी सी कम्युनिटीज में, और उस पर बेस की हुई स्टोरी है। एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी कही जा सकती है, पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। वो हेनरी की नॉवेल पे बनाई हुई है, और वो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा तमिल की एक मास्क करके मूवी है जो कि एक करप्ट डिक्टेटिव है, उस पे है। बाल्टी करके एक मलयालम तमिल बाइलिंगुअल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो कबड्डी प्लेयर्स पे है। सीरीज सिर्फ 2 है,
नाइट मैनेजर का सीजन 2 बहुत बहुत इंतजार के बाद आया। फर्स्ट बहुत अच्छा था जोनाथन पाइन का, और मुझे लगता है कि ये एक मस्ट वॉच हो सकता है। इसके अलावा हिंदी में फ्रीडम एट मिडनाइट का सीजन 2 है। जो पहले सीजन में ये दिखाया गया था कि किस तरीके के नेगोशिएशन हो रहे हैं आजादी के, और उसके बाद अब किस तरीके के नेशन बिल्डिंग की जो बातें हो रही है वो हो रहा है। तो ये कुछ एक ऑप्शंस है वीकेंड पे। फ्रीडम एट मिडनाइट मेरे ख्याल से आज़ादी पर बनी कोई भी सीरीज राजेश जी मुझे सबसे बेहतरीन लगी है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, आप कह सकते हैं? जी जी बिल्कुल कह सकते हैं। कम से कम इतिहास को देखने का एक मौका मिलता है। बहुत सारी डिटेल्स होती है। मूवीज में हमने कई बार देखा है, बट मूवी क्योंकि शॉर्ट उनके एक समय की पाबंदी होती है 2 घंटे 3 घंटे की, तो उतने डिटेलिंग में जा नहीं पाते। सीरीज में वो डिटेलिंग देखने को मिलती है। बेस्ट मेरे ख्याल से आज रात का कंटेंट अनुज यही है। पिछली बार श्रेया के कहने पे मैंने भय देखी। एक किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। भय देख रहा था बैठ के हेडफोन लगा के। मैंने कहा था चलो बच्ची ना देखे, इसलिए मैं खुद ही देख रहा था। तो और देखते देखते मोबाइल जो था ना, मैंने कुछ देर के लिए नाइट लैम्प के पास रख दिया अनुज। तो नाइट लैम्प का पता नहीं स्विच ढीला था या क्या था, वो थोड़ा हिलने लगा, लाइट बंद होने लगी। तो मैं एक बार के लिए घबरा गया। मैंने कहा वहाँ से हटा। सर आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 2 रात सो नहीं पाई, मुझे इतना डर लग गया। नहीं मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तो वो नाइट लैम्प रखा था, उस पर मैंने जैसे ही मोबाइल रखा तो वो पीछे स्विच ढीला था क्या, वो थोड़ी देर के हिला, तो मैं घबरा गया। फिर मैंने उठा लिया मोबाइल वहाँ से। लेकिन ये बताऊँ, बनाई अच्छी थी लेकिन एंड मायूस कर गया। एंड मायूस कर गया। एंड मैं सच बताऊँ ना, मैं सच बताऊँ, ये कहीं ना कहीं आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सा ये जो एक टेम्पटेशन होती है ना कि सीजन 2 के लिए वो सीजन 2 आप लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सीजन 1 की कहानी पूरी करिए, सीजन 1 की कहानी पूरी करिए। इस बार फैमिली मैन में भी यही दिक्कत हुई। वो मतलब उसके बाद आप 6 महीने बाद या 1 साल बाद आएगा, तब तक भूल चुके होंगे हम उसको। तो वो OTT का मतलब ही यही है। जैसे मिर्ज़ापुर था, मिर्ज़ापुर में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती थी, एक पर्टिकुलर कहानी पूरी होती थी, उसके बाद स्कोप छोड़ा जाता था कि अगले सीजन में एक कहानी नए सिरे से शुरू होगी। तो वो बिल्कुल आपने सही कहा वीरू, एंड बहुत ख़राब था एकदम लास्ट में आकर। वो मतलब पूरा फिर वो बिंज वॉचिंग का पूरा वही खत्म हो जाता है। आप देखते हैं पूरा एंड में पता चलता है कि अरे अच्छा अभी वेट करिए अगले साल, फिर जब उसका नेक्स्ट सीजन आएगा तब पता चलेगा उसका क्या फ़ायदा हुआ बेसिकली। खैर लेकिन हाँ, ये सीज़न अच्छा था, लेकिन बस वो एंड थोड़ा सा ख़राब था। नहीं आपके सर लैंप की वो जो भी स्विच हिला, सब मैं तो फैन बंद हो गया अपने आप। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट सर। और फिर जो 2 रातें खराब हुई है नींद, वो रेगुलेटर चेक करा लेना, उसमें और कुछ नहीं। आई नो सर, रेगुलेटर ही खराब था। चलिए, लेकिन 2026 का पहला हफ्ता है ना, गुजरा कैसा? ऐसा ना करो 2026, तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, न जाने तुम्हारी तारीफ करने के लिए हमने कितने पड़े कसीदे हैं। ऐसा ना करो 2026। काश जब सोमवार से लौट के आए दोबारा तो हरा रंग बाजार पे हावी हो। इन्हीं कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। यही पैनल आपसे मुलाकात करेगा सुबह सोमवार को मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।